हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकंड चैप्टर, अपने रसायन विज्ञान की पहली बुक का सेकंड चैप्टर बिलियन सॉल्यूशन। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बिलियन को सही से पढ़ेंगे और उससे संबंधित जितने भी सांद्रता के संबंधित प्रश्न हैं उनको भी सही से हल करेंगे और कई आपको उदाहरण देकर समझाएंगे जो परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। तो इन सबको सीखने के लिए सबसे पहले में बिलियन जानना ज़रूरी होता है कि बिलियन आखिर बनता कैसे है और बिलियन किस प्रकार का होना चाहिए। जब बिलियन जैसा होगा उसके प्रावस्था के आधार पर ही हम बता पाएंगे कि ये बिलियन किस प्रकार का है। तो और इनके संबंधित जो मोलरता, मोललता, नॉर्मलता और अणुसंख्य गुणधर्म के जो संबंधित प्रश्न होते उनको भी को बड़ी बारीकता से सिखाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखने से पहले आपको बता देते हैं कि बिलियन चैप्टर बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इसी से पूछ लिए जाते हैं। तो सेकंड चैप्टर आपका शुरू हो जाता है। फर्स्ट चैप्टर में आपको बता दें ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके घनत्व से संबंधित प्रश्न है और क्या होता है कि पैकिंग इफिशियंसी यानी संकुलन क्षमता आपसे ज़्यादा पूछी जाती है। फिर आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछकर वो 4 नंबर के कर लेंगे। इस चैप्टर से आपसे मोस्टली 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 6 अंक के प्रश्न होंगे। तो 6 अंक के प्रश्न के लिए हमें चैप्टर को A to Z शुरुआत से लेकर अंत तक एक एक नियम को, एक एक अवधारणा को सही तरीके से सीखना है और उसको ध्यान में भी रखना है। ऐसा पढ़ना है इसी पर, ऐसा नहीं है कि बाद में आप दोबारा रट के बैठे। तो ऐसा है, रटना नहीं है, सीखना है। रटना तो बिल्कुल ही नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे। रटना नहीं है, बस सीखना है। कोई काम अगर आप करते करते सीख लेते हैं तो फिर उसे रटने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप घर पे जाना नहीं भूलते हैं, खाना खाना नहीं भूलते हैं, ऐसे ही वो क्या हो जाता है, सीख जाते हैं। कोई भी काम है जो आप दैनिक जीवन में करते हैं तो वो आप नहीं भूलते हैं। ऐसे ही इस चैप्टर को भी हम पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं और सही से बिल्कुल पढ़ेंगे। और बहुत इजी चैप्टर है और आसानी से इसके प्रश्न भी हल हो जाते हैं, जो आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। क्या है, पहले चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 बिलियन सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, सॉल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर पढ़ेंगे लाइन बिलियन के बारे में। 2 या 2 से अधिक, कोई एक बड़े से बर्तन में जल को भर लीजिए, उसमें 2 या 2 से अधिक कोई अन्य पदार्थ डालिए। बस वो मिश्रण समांगी बन जाना चाहिए। अगर समांगी नहीं बना तो फिर वो आपका मिश्रण वास्तविक बिलियन में नहीं आएगा। बिलियन तो बन जाएगा लेकिन उस समय वो बिलियन वास्तविक नहीं होगा। कुछ समय के बाद जो उसमें मिलाया गया पदार्थ है वो तली में बैठ जाएगा और वो बिलियन समांगी मिश्रण में नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखा है 2 या 2 से अधिक समांगी मिश्रण, यानी कि ऐसा बिलियन बनाना है जिसमें समांगी मिश्रण हो जाए, को बिलियन या वास्तविक बिलियन कहते हैं। आप ये बात जान लें, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होती है समांगी मिश्रण, 2 ही प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समांगी, दूसरा होता है विषमांगी। विष मतलब होता है जहर, जो मिलाते नहीं हैं, विषमांगी। आपको बता दें ये आपको क्लास 4 से 8 तक पढ़ाया जाता है कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। इस बात को आप जानते हैं। वहाँ पर आपको बताया होगा कोई पदार्थ यदि किसी जल या किसी लिक्विड या किसी ठोस पदार्थ में एकदम ऐसे घुल जाता है कि वो घुला हुआ पदार्थ उसमें दिखाई नहीं देता है, तो ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। ये थी बात जब आप छोटे से थे, तो आपकी छोटी क्लासों के अनुसार बताया गया था। विषमांगी मिश्रण है जब किसी अवयव को किसी में मिलाते हैं और घोलने के बाद वो कुछ समय के बाद यदि तली में बैठ जाता है तो कहलाता है विषमांगी मिश्रण। तो यहाँ पर समांगी मिश्रण के कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे जल में चीनी का मिश्रण।
जल में आप चीनी को घोल देंगे तो वो कभी भी चीनी तली में नहीं बैठेगी, क्योंकि चीनी में घनत्व तो ज़्यादा होता है जल की अपेक्षा। उसके बाद जल में नमक का मिश्रण, इसमें भी क्या होगा, नमक गायब हो जाएगा। जल में जैसे चीनी गायब हो जाती है, नमक भी गायब हो जाता है। क्यों हो जाता है वो आपको बताएंगे। कॉपर में जिंक का मिश्रण, कॉपर धातु में यदि आप जिंक मिला देंगे तो पीतल का मिश्रण बन जाएगा, और ये भी मिश्रण समांगी होता है। अभी तक आपने देखा होगा जल में चीनी का मिश्रण, ये बता दिए गए होंगे एग्जाम्पल में, जल में नमक का मिश्रण, लेकिन कॉपर में जिंक का मिश्रण जिससे पीतल का निर्माण होता है। 80% कॉपर की मात्रा होती है और 20% होती है जिंक की मात्रा। तो जब इन दोनों को सही तरीके से एक नियमित नियम के अनुसार इसको मिलाया जाता है तो पीतल का निर्माण होता है। पीतल एक मिश्र धातु है, इस बात को आप याद रखेंगे। पीतल कोई शुद्ध धातु नहीं होती है। तो हम बताते हैं समांगी मिश्रण में। समांगी मिश्रण का मतलब होता है जब विलयन में विलेय यानी कि घोलने वाली चीज़, जो समांगी मिश्रण बनेगा उसमें विलेय और विलायक, विलेय और विलायक के संघटन यानी कि जिनसे ये मिलाए गए हैं, उनके कणों का आकार या कहें उनके गुण एक समान हो जाते हैं। यदि विलेय का कण विलायक की मात्रा अधिक होती है, तो यहाँ पर हम विलेय विलायक को छोड़कर अभी बिल्कुल नॉर्मल भाषा और देसी भाषा में आपको समझाते हैं समांगी और विषमांगी को। जैसे जब हमने लिया था यहाँ पर जल और इसमें ली चीनी, जल और चीनी, या इसकी जगह पर या ले सकते हैं हम नमक। जब जल में चीनी या नमक हम घोलते हैं तो जल की मात्रा उस समय अधिक होती है। क्या होती है? जल की मात्रा उस समय अधिक होती है। तो जब हम इसमें चीनी या नमक को घोलते हैं तो जल के जो कण होते हैं उसी के समान चीनी के कण हो जाते हैं, यानी कि उनके गुण और संगठन एक समान हो जाते हैं। मान लिया हमने अभी ये जल के कण हैं, छोटे छोटे इतने बड़े जल के कण हैं, ये जल किसी पात्र में भरा हुआ है। अभी आपको बता देते हैं, ये जल किसी पात्र में भरा हुआ है। मान लिया एक बीकर में भरकर रख दिया है जल को, ये जल के कण हैं। अब हम इसमें जैसे इस पात्र में ये जल के कण दिखाए गए हैं और जल के कणों में हमने क्या मिला दिया? चीनी या नमक, और इसको हमने इसमें डाल के घोल दिया। इन कणों के बराबर ही, कहने का मतलब है कि जल के कणों के बराबर ही यदि चीनी और नमक के कण बराबर में आ जाते हैं, एक रूप में, इनकी मतलब वॉल्यूम या साइज बताते हैं एक टाइप से हो जाते हैं, बिल्कुल इनके बराबर ही हो जाते हैं। जैसे अब दूसरी कलम से आपको बताते हैं कि ये जो यहाँ पर घुली हुई है वो क्या है, ये जो यहाँ पर घुल गई है बीच बीच में, तो ये क्या है? चीनी के कण या नमक के कण मान लीजिए आप, ये कम मात्रा में घुले हैं। तो ऐसा मिश्रण जिसमें चीनी दिखाई ना पड़े या नमक दिखाई ना पड़े तो बराबर कण हो जाते हैं। जब जल में चीनी और नमक के कणों का आकार, कहें इनके संघटन एक समान हो जाते हैं, तो ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। समझ गए होंगे बात की, जब जल में चीनी या नमक के कण या कह दें उनके संघटन एक समान हो जाते हैं तो ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। यहाँ देख लीजिए कणों का लगभग आकार बराबर ही है, इनके गुण एक समान हो गए, इनका संगठन भी एक समान हो गया, तो ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। तो यहाँ पर ये बात दी गई है 2 या 2 से अधिक। अब हम इसमें नमक भी घोल दें, जब हमने चीनी घोली है तो नमक ये नमक के कण घोल दिए, लेकिन इतने ना हो कि ज़्यादा मात्रा हो जाए, नहीं तो विलयन नहीं रहेगा, विलयन नहीं रहेगा। तो विलयन में हमेशा जो घोला जाता है उसे हम कहते हैं विलेय पदार्थ यानी कम। अब विलेय को आप समझ सकते हैं कम, विलेय उसी को बोला जाता है। विलेय में कितने शब्द हैं? बा, ला, या, यानी कि 1 2 3, और विलायक यानी कि जल,
हमेशा जब आप शरबत बनाएंगे तो जल की मात्रा अधिक होगी। यदि जल में नमक घोलकर मिलाएंगे तो एक घोल बनेगा, उसमें जल की मात्रा अधिक होगी और जो मात्रा में अधिक होता है वो विलायक कहलाता है। तो 1 2 3 यहाँ 4 अक्षर से विलायक शब्द लिखा गया है, तो ये ज़्यादा मात्रा में होता है। विलायक वही कहलाता है जब किसी विलयन में जो पदार्थ अधिक होता है वो विलायक कहलाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में हम क्या करते हैं, जल ले लेते हैं क्या, ज़्यादा मात्रा में, और इसमें घोलते हैं हम बालू, बजरी या मिट्टी, ये सब चीज़ें घोलते हैं। तो हम आपको इसका भी मिश्रण बताते हैं। जैसे एक पात्र लिया आपने और उसमें क्या, ये जल के कण हमने दिखाए, ये जल पहले से ही घुला हुआ है, जल पहले से बर्तन में रखा गया है और ये जल के कणों का आकार है। जब जल के कणों का आकार इतना बड़ा है तो क्या होना चाहिए समांगी मिश्रण के लिए कि इनके मिलाए गए पदार्थ को घोलने पर भी इनके कणों का आकार इतना ही बड़ा हो जाए। तो जब हम इसमें बालू डालते हैं तो बालू के कणों का आकार बड़ा बड़ा हो जाता है, या मिट्टी डालते हैं तो मिट्टी या बालू के कणों का आकार जब बड़ा होता है तो वो कुछ समय के लिए तो घुल जाता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद देखने के बाद कि ये कण थोड़ी देर बाद तली में बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा जो जल्दी से जिस पाइप या ट्यूबवेल या अदर कोई चीज़ में जिसमें बालू निकलती है, उससे यदि आप पानी किसी पात्र में भर के रखते हैं तो बालू तली में बैठ जाती है, क्योंकि बालू के कणों का आकार उस जल के कणों के आकार के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि उनके गुणों का संघटन जो होता है, उनका संघटन एक समान नहीं होता। ऐसा मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाता है। और हमें क्या चाहिए है यहाँ पर, समांगी मिश्रण। क्या चाहिए, समांगी मिश्रण। तो यहाँ पर समांगी का मतलब होता है कि जब विलयन के अवयवों के संगठन एक समान होते हैं तो ऐसे मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाते हैं। और जब विलयन में अवयव के संगठन एक समान नहीं होते हैं तो ऐसे मिश्रण विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। हमको पढ़ना है समांगी मिश्रण। तो यहाँ पहला है जल में चीनी का मिश्रण, समांगी मिश्रण होगा और ये वास्तविक विलयन कहलाएगा। जल में नमक का मिश्रण क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा और वास्तविक विलयन बनाएगा। कॉपर में जिंक का मिश्रण समांगी मिश्रण होगा और एक वास्तविक विलयन कहलाएगा। ये जरूरी नहीं है कोई द्रव अवस्था में चीज हो उसी का मिश्रण बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। और ठोस वस्तुओं की बहुत सी मिश्र धातुएं भी एक समांगी मिश्रण में होती हैं। अब हम आपको बताते हैं इनके विलेय और विलायक के बारे में। तो विलेय और विलायक के बारे में करेंगे चर्चा। तो सदैव विलयन कैसे बनता है, विलयन बराबर होता है, हम आपको बताते हैं विलयन बराबर होता है विलायक पहले लिखेंगे, विलायक प्लस विलेय। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं सॉल्यूशन, इसकी इंग्लिश होती है सॉल्यूशन और इसे कहते हैं सॉल्वेंट, और प्लस में होता है सॉल्यूट। ये चीज़ें मिलकर बनाती हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन में यानी विलयन में विलेय और विलायक अवश्य होगा। जब हम जल को एक पात्र में भर लें तो सिर्फ वो विलायक की स्थिति में होगा। यदि उसमें कोई विलेय पदार्थ मतलब
जैसे चीनी, नमक और वगैरह वगैरह चीज़ें जो घोली जा सकती हैं, जो वास्तविक विलयन बना सकती हैं, उनको डालें तो विलेय और विलायक मिलकर बन जाता है। तो विलयन, विलायक प्लस विलेय मिलकर क्या बनाते हैं? विलयन को। इसीलिए हमने लिखा सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट को ऐड कर दिया जाए, यदि दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो हमारा सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है, सॉल्यूशन हमें फॉर्म्ड हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यदि बना लें तो प्रिपेयर्ड हो जाता है। ठीक है, तो ये बन गया विलयन के बारे में। अब हम बताते हैं विलायक। सबसे पहले लिखेंगे विलायक, और विलायक के बारे में जानेंगे। विलायक क्या है? किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित, कोई भी विलयन हो उसमें उपस्थित पदार्थ की अधिक मात्रा, विलायक कहलाती है। आप इस बात को समझ गए होंगे, किसी विलयन में उपस्थित पदार्थ की अधिक मात्रा। जैसे हमने आपको बताया कि नमक का घोल बनाना है तो नमक में जल की मात्रा अधिक होती है, तो जल उस समय जो नमक का घोल बनेगा तो जल की मात्रा अधिक होगी। अब यहाँ पर हम देख लें, लिख दें पहले एग्जाम्पल, उदाहरण देते हैं आपको। उदाहरण तो उदाहरण में इसके लिए दोनों अभी विलेय को भी लिख देते हैं, फिर उदाहरण देते हैं तो आपके बात समझ में आ जाएगी। विलेय यानी कि सॉल्यूट लिखेंगे। जब किसी विलयन में, यहाँ पर जब और लगा दे तो और अच्छा लगेगा, नहीं ऐसे रखेंगे। किसी विलयन में जिस प्रकार से हम लाइनों को यहाँ पर ऐड करते हैं, यदि आपको लाइन या सेंटेंस बनाना नहीं आता है तो उसको आप बनाना सीखिए कि जो बात आप कहने वाले हो उस बात में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। आप बात कहेंगे, ऐसे कह दें नमक में जल मिलाया तो मिश्रण बन गया, तो ये बात अलग है कि आपने ये बात एक फॉर्मल तरीके से कह दी, एक अड़ियल भाषा का इस्तेमाल किया। अड़ियल भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पढ़ने के लिए आप कैसे भी सीख सकते हैं, लेकिन उसको अपने शब्दों में बयां करने के लिए आपको कॉपी पर हैंड राइटिंग से लिखना है, और हैंड राइटिंग से लिखने के लिए आपको लाइनों को बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइनों को बना नहीं सकते कि आपको लिखना क्या है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात होगी कि आप लाइन बनाना नहीं सीखे और एग्ज़ाम के समय गए फिर लिखने लगे ऐसे ही उल्टा सीधा। तो उल्टा सीधा ना लिखेंगे। देखो हमने कैसे बनाया, किसी विलयन, कोई भी विलयन हो, कैसा भी विलयन हो, किसी विलयन में उपस्थित पदार्थ की अधिक मात्रा। ऐसा कोई विलयन होगा जिसमें पदार्थ की मात्रा अधिक होगी, वह विलयन का विलायक कहलाएगा। अब लिखेंगे किसी विलयन में उपस्थित पदार्थ की कम मात्रा, पदार्थ की कम मात्रा विलेय कहलाती है। अब आप बात को दोनों को समझ गए होंगे कि विलेय और विलायक क्या होता है। पहले है किसी विलयन में उपस्थित पदार्थ की अधिक मात्रा विलायक कहलाती है, और किसी विलयन में उपस्थित पदार्थ की कम मात्रा क्या कहलाती है? विलेय कहलाती है। जैसे यहाँ पर लिखें हम एग्जाम्पल में, उदाहरण जल में चीनी का मिश्रण
ये आपके लिए उदाहरण हो गया। अब आपको बताना यहाँ पर विलेय कौन सा है और विलायक कौन सा है। जल में चीनी का मिश्रण मिलाएंगे यानी कि शरबत बनाएंगे, उस समय जल अधिक मात्रा में होगा, तो जल को हम रखेंगे विलायक की स्थिति पर। ये आ जाता है आपका विलायक, यानी जल की मात्रा अधिक है तो विलायक है, और चीनी की मात्रा कम है तो ये क्या है, विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ। तो जल में जो चीनी की मात्रा है तो वो आ जाएगी विलेय पदार्थ में, और ये हो गया विलायक में। क्योंकि शरबत का जब भी मिश्रण बनाया जाएगा तो उसमें जल अधिक मात्रा में होगा, तो जल होगा विलायक और चीनी होगी विलेय पदार्थ। अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको और लिख देते हैं, जैसे हम लिख दें पीतल, तो पीतल में आपने बहुत छोटी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा मिश्र धातुओं में। तो मिश्र धातुओं में कॉपर में हम ऐड करते हैं जिंक को, तो कॉपर यदि हम जिंक ज़्यादा लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कोई ऐसी मिश्र धातु नहीं बनेगी जो काम की हो, तो उस समय कॉपर ज़्यादा मात्रा में होता है, तो इसे हम बोलते हैं विलायक है ये भाई। और ये है जिंक कम है तो ये है विलेय। जो मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं, इसीलिए लिखा हमने किसी विलयन में उपस्थित पदार्थ की अधिक मात्रा विलायक कहलाती है और किसी विलयन में उपस्थित पदार्थ की कम मात्रा विलेय पदार्थ कहलाती है। अब हम इनके लक्षण के बारे में जानेंगे, वास्तविक विलयन के लक्षण क्या हैं। तो वास्तविक विलयन के लक्षण के बारे में जानेंगे। अब हम आपको इतना समझा चुके हैं कि आप विलयन के बारे में जान चुके हैं कि दो पदार्थ, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो विलयन के दो अवयव होते हैं, विलेय और विलायक। विलयन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, विलेय प्लस विलायक। विलायक में विलों को ऐड कर दीजिए यानी कि डाल दीजिए, घोल दीजिए और समांगी मिश्रण प्राप्त कर लीजिए, तो आपको विलयन प्राप्त हो जाएगा। और विलयन और विलायक, विलेय और विलायक की बात भी यहाँ पर चल गई है। विलायक विलयन में अधिक मात्रा में होता है और विलेय कम मात्रा में होता है। तो अब विलयन के लक्षण, अब विलयन के लक्षण इसको हम रफ किए देते हैं। देखिए, शुरुआत से पढ़ने के लिए ये छोटी मोटी चीज़ें आपको सीखना ज़रूरी है, इसीलिए बचपन में छोटी छोटी क्लासों में आपको यही बातें सिखाई जाती हैं ताकि आगे आपको चल के कोई परेशानी ना हो। तब आप खेल में क्लासें बंक कर देते हैं और यदि आप नहीं सीख सकते हैं तो फिर आपके लिए इस समय हो जाती है परेशानी। तो अब हम हेडिंग डालते हैं आपके लिए, वास्तविक विलयन के लक्षण। वास्तविक विलयन के महत्वपूर्ण लक्षण। ये बात हो गई विलयन के बारे में। कोई भी चैप्टर आप पढ़े, जब बचपन में आपको पढ़ाया जाता है छोटी छोटी चीज़ों को, तो उस समय आपको जैसे एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाने के लिए आपको बनाना है हमें बुर्ज खलीफा के जैसा ऊंचा, ऐसा नहीं बनाना है कि एक छोटा सा टावर बनाकर आपको छोड़ दिया। आपको बनाना है, आपको इतना ज़्यादा प्रिपेयर करना है हमें कि आप बन जाएं बुर्ज खलीफा जैसे। तो बचपन में जो बुनियादें रखी गई थी, वो जो आपने पढ़ाई में जो कमी की थी वो कमी भी पूरी करते चलना है। तो इंट्रोडक्शन भी आपको सीखना है। कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो उसका इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है और महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप उसको नहीं सीखते हैं तो फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है आगे आगे की चीज़ें सीखने के लिए। तो आपकी जो बुनियादों में थोड़ी बहुत कमी रह गई उसे भी पूरा करना है और आपको एक बुर्ज खलीफा जैसा ऊंचा आकाशीय या कहें कि हिमालय पर्वत जैसा, एवरेस्ट चोटी जैसा बनना है। तो इतना ज़्यादा ऊंचा उठने के लिए आपको पॉइंट टू पॉइंट A to Z बातों का ज्ञान होना ज़रूरी है। आपने मिश्रण सीखा होगा लेकिन बात ये नहीं सीखी होगी कि अवयव भी होते हैं उसमें। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने वास्तविक विलयनों के लक्षण पर।
तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, विलयन, वास्तविक विलयन के महत्वपूर्ण लक्षण। तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है कि वास्तविक विलयन के महत्वपूर्ण लक्षण क्या होते हैं। तो इन्हें सीखते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है, विलयन में एक प्रावस्था पाई जाती है। विलयन में एक प्रावस्था पाई जाती है, अर्थात इसे एकक या एकल, यहाँ पर एकक की जगह पर एकल कर लीजिए, एकल प्रावस्था तंत्र कहते हैं। आप जानते होंगे अगर विलयन कोई लिक्विड है, जैसे कोई भी मतलब सिरप वगैरह, तो वो लिक्विड होगा, या कोई मिश्र धातु है जो समांगी मिश्रण बनाती है तो वो ठोस अवस्था में होगी। यदि विलयन द्रव है तो वो द्रव अवस्था में होगा, तो उसकी अपनी द्रव अवस्था होगी। लेकिन उसमें घोला गया विलेय पदार्थ ऐसा नहीं होगा वो ठोस अवस्था में ही बना रहे, तो वो भी घुलकर द्रव अवस्था में ही आ जाता। तो विलयन की एक अपनी प्रावस्था होती है, जैसे वो द्रव है तो द्रव ही रहेगा, जो ठोस विलयन बनाया गया वो ठोस ही रहेगा, और जो गैसीय विलयन है तो वो गैसीय ही रहेगा। ये पहले पॉइंट का मतलब है कि विलयन की एक अपनी प्रावस्था होती है, अर्थात विलयन एकल प्रावस्था में पाया जाता है। ये हो गया पहले पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है, विलयन पूर्ण रूप से एक समान होता है। विलयन पूर्ण रूप से एक समान होता है, जो उनमें विलेय और विलायक के कण हैं वो बिल्कुल एक समान हो जाते हैं। इसलिए इसके गुण, अपवर्तनांक व घनत्व भी एक समान होते हैं। इसीलिए इसके जो गुण हैं, जैसे अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा हीरे में होता है, और कोई भी है द्रव है वो चमकता जरूर है। अपवर्तनांक मतलब होता है थोड़ी सी चमक। तो यहाँ पर इसलिए इसके गुण, अपवर्तनांक व घनत्व एक समान होते हैं। जब जैसे विलयन आपने बनाया तो उसमें विलेय और विलायक को घोला, विलायक जल ले लिया और विलेय चीनी ले ली, दोनों को घोला तो उनके कण जब बराबर हो जाते हैं तो उनके गुण भी एक समान हो जाते हैं, जैसे अपवर्तनांक व घनत्व भी समान ही हो जाएगा। तो अगला पॉइंट है नंबर 3, विलयन के घटकों, घटक मतलब फिर बात आ गई यहाँ, घटक का मतलब है विलेय और विलायक। विलयन के घटकों, दो ही चीज़ें हैं। घटक का मतलब होता है, यहाँ लिख दें, घटक दो हैं। घटक एक होता है विलायक, दूसरा होता है विलेय। यही दो घटक हैं, इनकी बात कर रहा है कि विलयन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। आपने यदि शरबत बना लिया है, चीनी को पानी में घोल लिया है, तो आप चीनी से या पानी से चीनी को पृथक नहीं कर सकते हैं। कोई भी भौतिक विधि लगा लें, आसानी से नहीं पृथक कर दें। अगर आप पृथक करेंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग उसको निकालने के लिए बहुत सी विधियां इस्तेमाल करनी होंगी। तो आप जानते हैं कि जब नमक को, अगर आपने ऐसा देखा है तो करके देख लें कि आपके पास जल रखा हो एक मग में और उसमें आप चीनी या नमक को घोल दें, फिर चीनी या नमक को निकाल कर दिखाएं, तो आसानी से नहीं निकलेगा। बहुत ज़्यादा टेक्निकल लोग या फिर आपको निकालने वाली कोई विधि पता हो तभी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। कि ये चाहें कि आप पानी को अलग कर लें और चीनी को, जैसे खाने में नमक हमने मिला दिया, अब वो नमक तो उसमें गायब हो जाएगा, तो आप खाने से नमक को कभी कम नहीं कर सकते हो। या कोई भी चीज़ आपने मीठी बनाई, जैसे दूध में चीनी को डाला, अब दूध ज़्यादा मीठा हो गया, आप पी नहीं सकते, इतना मीठा हो गया, तो उससे चीनी को कभी पृथक नहीं कर सकते, आसानी से पृथक नहीं कर सकते। एक ही जरिया होता है कि आप उसकी दूध की मात्रा बढ़ा लीजिए तो वो मीठे की मिठास कम हो जाएगी, लेकिन आप चीनी को दूध से पृथक नहीं कर सकते हैं। या चीनी की जगह पर नमक को घोल दें तो नमक ऐसा घुल जाएगा कि आप उस पानी से या दूध से नमक को पृथक नहीं कर सकते। तभी ये बात दी गई है, विलयन के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है। उसके बाद में नंबर 4 है, विलयन के गुणधर्म। इसके घटकों के गुणधर्म होते हैं। विलयन कैसा है, ज़्यादा गाढ़ा है, ज़्यादा पतला है, ज़्यादा अपवर्तनांक वाला है, ज़्यादा घनत्व वाला है, तो उसके गुणधर्म उसके
घटकों पर यानी कि विलेय और विलायकों पर ही निर्भर करते हैं। विलयन का अगर घनत्व बढ़ाना है तो विलेय पदार्थ की मात्रा को बढ़ाइए। यदि विलयन को गाढ़ा बनाना है यानी कि सांद्र बनाना है, गाढ़े को ही सांद्र कहते हैं, तो सांद्र करना है तो विलेय पदार्थ की मात्रा को बढ़ा दीजिए। यदि विलयन को ज़्यादा तनु करना है तो उसमें विलायक की मात्रा को बढ़ा देंगे। विलायक ज़्यादा होगा, जैसे हम 1 लीटर में 10 ग्राम चीनी को घोल दें तो विलयन आपका बन गया, लेकिन उस समय विलयन बहुत ही क्या होगा, तनु होगा। अब जब आपके पास 1 लीटर जल होगा और उसमें 200 ग्राम चीनी घोल देंगे तो विलयन सांद्र हो जाएगा। तो ऐसे कह रहा है विलयन के गुणधर्म इसके घटकों के गुणधर्म होते हैं। ये बात सत्य है कि विलयन तभी आप पहचानेंगे कितना मीठा है, कितना गाढ़ा है, कितना वजनदार है यानी घनत्व ज़्यादा है, कितना अपवर्तनांक है, तो वो इसके विलेय और विलायक के 2 घटकों पर ही निर्भर करते हैं। अगला पॉइंट है 5वां, विलयन का संगठन निश्चित नहीं होता है। यह आप जानते हैं कि आप कितनी भी मात्रा में, जैसे विलयन है, आपके घर में कोई आया है तो आपने उसे शरबत पिलाना है, तो क्या होता है कि किसी को ज़्यादा मीठा या चाय पिलानी है तो चाय को घोल दिया गया तो उसमें चीनी ज़्यादा पड़ गई तो संगठन बढ़ गया, चीनी की मात्रा ज़्यादा। कोई कम लेता है शुगर को, कोई ज़्यादा लेता है, शक्कर को कोई ज़्यादा लेता है, कोई कम लेता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि निश्चित नहीं होता है। आप जितनी चाहें, जितनी मात्रा में चाहें उतने में विलेय को घोल सकते हैं या विलायक को बढ़ा सकते हैं। निश्चित नहीं होता, विलयन का संगठन निश्चित नहीं होता। यही तरीका है, आप कुछ भी करें, विलयन का संगठन निश्चित नहीं होता। आप जैसा जिसकी मर्जी हो उसके अनुसार विलयन को तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है लास्ट पॉइंट, विलयन के गुणधर्म जैसे घनत्व, श्यानता। घनत्व मतलब होता है एक जिसका वॉल्यूम यानी कि जो आयतन होता है वो समान रहे लेकिन मात्रा बढ़ती घटती रहे, तो वजन भी उसका घटता बढ़ता रहे लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, तो वो घनत्व कहलाता है। तो घनत्व, श्यानता यानी कि विस्कोसिटी यानी बहने का गुण, पृष्ठ तनाव यानी कि पृष्ठ तनाव उसकी सतह पर लगने वाला, जो विलयन की सतह पर तनाव उत्पन्न हो रहा है, जो बल लग रहा है तो उसे पृष्ठ तनाव। क्वथनांक यानी कि विलयन सांद्र होगा तो जल्दी क्वथन कर जाएगा और कम ताप पर क्वथन करेगा तो क्वथनांक कम होगा। विलयन तनु होगा तो देर लगेगी उसको उबलने में, तो उसका क्या होगा, उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 2 ही कारण है कि घनत्व, क्वथनांक। जब विलयन सांद्र होता है तो क्वथन कम होता है, विलयन तनु होता है तो क्वथन ज़्यादा होता है। हिमांक, आप एक शुद्ध जल को आप जब भी हिम बनाएंगे यानी बर्फ़ बनाएंगे तो उसके लिए टेम्परेचर को ज़्यादा नीचे ले जाना पड़ेगा, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल बर्फ़ में बदल जाता है। अब इसमें शुद्ध जल में हम मिला दें थोड़ा सा नमक की मात्रा, नमक की क्वांटिटी कुछ मिला दें उसमें, तो उसका क्या होगा, हिमांक भी घट जाएगा। तो हिमांक जब घट जाएगा हो सकता है ये 2 से 3, 3 से 5, 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ बन जाए, तो हिमांक में कमी आ जाएगी। जब हम विलयन को बनाएंगे तो उसके हिमांक में जितना ज़्यादा सांद्र होगा यानी कि गाढ़ा होगा, हिमांक उतना ही कम होगा, जल्दी से वो जम जाएगा। आदि विलयन के संगठन के साथ परिवर्तित होते हैं। हमने बताया है कि जैसा विलयन होगा, तनु होगा या सांद्र होगा, तो उसकी श्यानता, गुण, पृष्ठ तनाव, क्वथनांक सभी परिवर्तित होते रहेंगे, बदलेंगे। शुद्ध जल होगा यानी कि उस समय वो विलायक की स्थिति में होगा तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ बनाएगा, और उसमें यदि हम नमक या चीनी या कोई अन्य वस्तु घोल देते हैं, अन्य पदार्थ को घोल देते हैं, तो वो ज़्यादा ठंडा नहीं करना पड़ेगा और जल्दी से ही एक अपने नेचुरल टाइम से पहले ही वो बर्फ़ में बदल जाएगा। तो इसे कहते हैं कि वक्त के साथ, जैसा इसे अपनी भाषा में कहें कि वक्त के साथ या विलयन की प्रकृति और उसके संगठन जो उसमें मात्रा मिलाई गई है उसके अनुसार इनके पृष्ठ तनाव, घनत्व, श्यानता, क्वथनांक, हिमांक आदि बदलते रहते हैं। अब अपना टॉपिक है विलयनों के प्रकार। क्या टॉपिक है?
विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें विलयनों के प्रकार जानना है, कितने प्रकार के विलयन होते हैं, तो इनके बारे में जानना है। तो चलिए आज ये आगे पढ़ते हैं। विलयन को निम्नलिखित 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने आधारों पर? 2 आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, अवयवों की मात्रा के आधार पर। अवयव यानी विलयन में विलेय और विलायक कितनी मात्रा में मिलाए गए हैं और विलयन कैसा बन रहा है। तो विलयन जो अवयव हैं, जैसे जिन्हें घटक भी बोला गया था, विलेय और विलायक, वो कितनी मात्रा में घोले गए हैं, उस आधार पर पहले हमें वर्गीकरण करना है। दूसरा आधार है अवयवों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। अवयव की भौतिक प्रावस्था आप जानते हैं, भौतिक प्रावस्थाएं जनरली 3 प्रकार की होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। और उसके बाद में होती है, चौथी होती है प्लाज्मा और 5वीं बोर-आइंस्टाइन होती है। तो हमें 3 प्रावस्थाओं के आधार पर ही बताना है। तो पहली हेडिंग के बारे में चर्चा करेंगे, अवयवों की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण और जोड़ देते हैं यहाँ पर, वर्गीकरण। शुरू हो जाते हैं, क्या कहता है। तो इसमें सबसे पहली हेडिंग बनेगी तनु और सांद्र विलयन। तनु मतलब पतला और सांद्र मतलब गाढ़ा विलयन कब बनता है। तनु और सांद्र विलयन। तो पढ़ते हैं पहली, इसी हेडिंग में दोनों के बारे में जिक्र किया गया। वह विलयन जिसके इकाई आयतन यानी कि 1 लीटर आयतन हो, 1 लीटर का विलयन बना हो। जैसे 1 लीटर का हमने कोई विलयन बनाया है, तो अब वो कैसा है आगे बात करते हैं इसके बाद। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है, यानी कि आपने 1 लीटर का विलयन बनाया जिसमें 100 ग्राम चीनी डाली थी। तो उस समय 100 ग्राम जब चीनी डाली थी तो 900 ग्राम क्या होगा उस समय? जल। 900 ml क्या होगा? जल, ग्राम में नहीं होगा। 900 ml जल की मात्रा होगी और 100 ml किसकी मात्रा होगी? 100 ग्राम जिसे जल कहते हैं, ग्राम किसकी होगी? चीनी की मात्रा। क्या होगी? चीनी। तो ये विलयन बन गया कम मात्रा। तो इसे लिखा गया है बना 1 लीटर, 900 और 100 को ऐड कर देंगे तो 1000 ml ही बन जाएगा। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है तनु विलयन कहलाता है। तो ये हो गया क्या? तनु विलयन। अब इसी के ऊपर आ जाते हैं, तथा जिस विलयन में इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। अब तनु विलयन को हमने मान लिया 900 ml पानी है जिसे जल कहते हैं और 100 ग्राम चीनी मिलाई है, तो ये हो गया था तनु विलयन। अब हम ऐसे कर लेते हैं, अब 600 ml क्या है? जल और 400 ml ग्राम क्या है? चीनी। तो ये विलयन हो जाएगा सांद्र। रहा तो 1 ही लीटर यानी 1000 ml। 1000 ml दोनों कंडीशन में है, लेकिन एक विलयन रहेगा तनु, एक रहेगा सांद्र। जैसे हम बता रहे 2 डब्बे बनाइए, 2 डब्बे, जगह कम है तो यहाँ पर बना के आपको दिखा दे रहे। इसमें चीनी और नमक का विलयन है, चीनी और पानी का। तो पानी था 900 ml और चीनी जो इसमें डाली थी वो 100 ml। तो ये विलयन हो गया तनु। अब इसी में हमने एक और इसके बनाया है विलयन, ये विलयन बनाया। इसमें जल की मात्रा कितनी है? 600 ml और चीनी की मात्रा 400 ml, 400 ग्राम। तो ये विलयन हो जाएगा सांद्र। जब चीनी की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है तो विलयन हो जाता है सांद्र। तो विलयन सांद्र हो गया। अब इसके बारे में हम बताते हैं दोबारा। वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय पदार्थ यानी कि जो घोला गया कम मात्रा में, देख लीजिए विलेय पदार्थ 100 ml, विलेय पदार्थ 400 ml, फिर भी विलायक से कम ही रहेगा। क्या है? विलायक से कम ही रहेगा। विलायक 600 ml है और 400 ग्राम क्या है? चीनी। तो कम मात्रा वाला ही विलेय होता है, ये बात आपको हम पहले ही बता चुके हैं। कम मात्रा वाला विलेय, कम मात्रा वाला विलेय, ये विलायक, ये विलायक। तो यहाँ दिया गया वह विलयन जिसके इकाई आयतन में
विलेय पदार्थ की मात्रा कम होती है तनु विलयन कहलाता है, तथा जिस विलयन में इकाई आयतन में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाता है। अब इस रेशियो के हिसाब से यहाँ पर जो रेशियो 1000 का बनाया है, 1000 ml का, उसमें चीनी 100 ग्राम है और इसमें 400 ग्राम है, तो ये सांद्र विलयन हो गया और ये तनु विलयन हो गया। अब आप इसको समझ गए होंगे। अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हेडिंग पड़ी है सेकेंड, संतृप्त और असंतृप्त। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों हेडिंग है, शॉर्ट नोट में कई बार पूछी जा चुकी हैं। आप अनसोल्व पेपर उठाइए और देख लीजिए, कई बार से ये चीज़ें दोनों पूछी गई हैं, इन्हें कई बार रखा गया है, संतृप्त और असंतृप्त। सभी एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो जब पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे इंट्रोडक्शन का विलयन में, तब आपको संतृप्त की हेडिंग ढूंढना मुश्किल हो जाएगी। उसमें बहुत बामुशक्कत से आपको ढूंढनी होगी और ढूंढ के देखिए, ये आपका काम है। हमने तो उसी में से उठा लिया आपके लिए एकदम बेहतरीन टॉपिक और बना दिया आपके लिए संतृप्त और असंतृप्त। खैर यहाँ पर अभी संतृप्त के बारे में लिखा है, संतृप्त के बारे में नहीं लिखा है। तो संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद ही कर लें। अभी स्थिर ताप पर, किस ताप पर, एक स्टेबल टेम्परेचर हो, घटे बढ़े ना। जिस तापमान में एक जैसा मौसम रहता है, ना कम होता है ना ज़्यादा, जितने डिग्री सेंटीग्रेड है वो उतना ही रहे। स्थिर ताप होना चाहिए। आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहे तो 25 ही रखो, 30 दे रहे तो 30 रखो, अप डाउन नहीं करो, कभी 25 दो तो कभी 30 दो, ऐसा विलयन नहीं तैयार करना है। स्थिर ताप पर विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की संभव मात्रा घुली होती है, एक ऐसा तापमान जिस पर विलेय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा घुल जाए। जैसे हमने बताया कि 900 ml में 100 ग्राम चीनी घोल दी तो इतना संभव हो गया, या 400 ml 400 ग्राम तक घोल दी तो वो क्या हो जाता है, संभव मात्रा हो जाती है। स्थिर ताप होना चाहिए। स्थिर ताप पर विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की संभव मात्रा घुली हो, अर्थात दूसरे शब्दों में संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें किसी ठोस और विलयन समान प्रावस्था में हैं। समान प्रावस्था में यानी कि जब उनकी जो प्रावस्थाएं बन जाती हैं, जितने कणों का आकार होता है वो बराबर स्थिति में आ जाता है और प्रावस्था ठोस की और विलयन की एक समान बनी रहती है, तो वो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। अब इस संतृप्त विलयन के आधार पर हमने सिर्फ किसके बारे में अभी इसमें बता पाया, संतृप्त। अब हम इसको असंतृप्त में बदलेंगे, इसी को बदल देंगे असंतृप्त में। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संभव मात्रा, अब क्या करेंगे, पदार्थ की अधिक मात्रा क्या लिखिया, स्थिर ताप पर विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा घोली जा सके या घोली जा सके। घोली जा सके। अब इसको हम नीचे से रफ किए देते हैं। ये बात इसी में हमने बनाया है, तो क्या लिखा है, अपना शेष क्या बचा है, स्थिर ताप पर, संतृप्त की बात तो पहले ही होगी। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिक मात्रा घोली, क्या लिखेंगे, घोली जा सके, असंतृप्त विलयन कहलाता, असंतृप्त विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। लिखेंगे कॉमा, साधारण ताप पर भी, साधारण ताप पर भी विलयन में विलेय की अधिक मात्रा घुली हुई हो, साधारण ताप पर भी विलयन में विलेय पदार्थ
विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक घुली हो। आगे हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह नहीं बची है। अब पूरी असंतृप्त के बारे में बात हो रही। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक घोली जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। और इसको दूसरे बात में कहेंगे, साधारण ताप पर भी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक घुली हो तो ऐसा बना विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता। असंतृप्त। अब अति असंतृप्त विलयन बनाना है तो एक बात करें, जब असंतृप्त विलयन से भी ज़्यादा किसी में विलेय पदार्थ की मात्रा घोली जाए, बात समझें। अब बात आ जाती है, इसको रब किए देते हैं ऊपर वाले हिस्से की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम रब किए देते हैं। एक बात आ जाती है संतृप्त, अब आ जाएगा अति संतृप्त। कभी कभी ये पूछ लिया जाता अति संतृप्त। जब क्या हो गया, अब इस बात में क्या है कि ऐसा विलयन, ऐसा असंतृप्त विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और मात्रा घोली जा सके तो वो क्या हो जाएगा, अति असंतृप्त। अति असंतृप्त बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। तो ऐसा विलयन क्या बनेगा, अति असंतृप्त विलयन बनेगा। तो ये तनु और सांद्र विलयन, संतृप्त और असंतृप्त विलयन, इनके बारे में आपने सही से समझ लिया और माइंड में बसा लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है और 100% डेफिनेटली आने वाला है। इस बात की हम अब यहाँ पर देते हैं गारंटी, क्योंकि ये चीज़ें मोस्टली शॉर्ट नोट में पूछी जाती हैं। दो नंबर के प्रश्न यहीं से उठाए जाते हैं, संतृप्त और असंतृप्त विलयन। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, संतृप्त और असंतृप्त विलयन। इतना ही 2 बार आपको संतृप्त और असंतृप्त के बारे में लिखना था और आपके 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। सिर्फ 2 मिनट की बात है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर, अवयवों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर वर्गीकरण। अवयवों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर वर्गीकरण, इसको भी रब कर देते हैं, प्रकार में लिखेंगे। अब दूसरी हेडिंग सिर्फ लिखनी है क्योंकि जगह ज़्यादा चाहिए है तो इसको रब किए देते हैं। अवयवों, बी हेडिंग है कि भौतिक प्रावस्था के आधार पर वर्गीकरण। तो भौतिक प्रावस्था तो आप जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में एक बार ठोस को मिलाना है तो अवयवों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार। अब आपको बताएंगे विलयन 9 प्रकार के कैसे बनेंगे। तो ये 9 प्रकार के लिए आपको चार्ट बनाना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे विलेय और यहाँ लिखेंगे विलायक और यहाँ पर लिखेंगे विलयन। कौन सा विलयन बनेगा? ठीक है, ये विलेय, विलायक और विलयन। पहले हम सब लिख लेते हैं। कैसा लिखें? गैस। विलायक को हम गैस 3 बार लिखेंगे, गैस गैस गैस। ठीक है, गैस। पहले हम गैस में गैस मिलाएं। क्या मिलाएं? गैस में गैस।
एक कोई गैस थी, उस गैस में हमने गैस को मिलाया, गैस अधिक मात्रा में है और दूसरी गैस कम मात्रा में है जो विलेय के रूप में है। विलेय गैस है एक कम, जो इस गैस में मिलाया जा रहा है, तो इसका उदाहरण होगा वायु। और आप जानते हैं वायु एक मिश्रण है और एक समांगी विलयन है। जो आप सांस ले रहे हैं उसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और शेष 1% में बहुत सी गैसें हैं, अन्य गैसें। तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही मिश्रण कर लीजिए, तो वायु में ये विलायक के रूप में हो गई, इसे यहाँ रखेंगे। और 21% जो है वो ऑक्सीजन हो गई, उसको किस में रखेंगे? विलेय पदार्थ में। तो विलेय पदार्थ में ये हो गई क्या चीज़? गैस में गैस का मिश्रण। अब द्रव का गैस में मिश्रण, तो द्रव है कम मात्रा में और गैस है अधिक मात्रा में, यानी कि गैस है विलायक और द्रव है विलेय। तो वायु, इसका उदाहरण होगा वायु में नमी। जब वायु में नमी होती है तो गैस, वायु अधिक मात्रा में होती है और द्रव कम मात्रा में होगा। वायु होती है गैस और उसमें जो जल होता है वो कम मात्रा में होता है, तो वायु में नमी आ जाएगी। वायु में नमी का, जो वायु में जल मिला हुआ है तो उसने एक समांगी मिश्रण बनाया और एक विलयन बन गया। बताएंगे सब भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। अब यहाँ पर है ठोस विलय मिलाना है, वो भी गैस में, ठोस विलय। और आप जानते हैं ठोस का विलय लिख के बताते हैं धुएं में जो कार्बन के कण होते हैं, कार्बन सी, यानी कोयले का जो कचरा उड़ता है वो कार्बन के कण ठोस होते हैं। धुआं और धूल दोनों क्या होते हैं? एक गैसीय विलयन होते हैं, जिसमें ठोस पदार्थ क्या होते हैं? धूल के कण, जिसे मिट्टी के कण, और धुएं में कार्बन के कण और धूल में मिट्टी के कण ठोस अवस्था में होते हैं और गैस ज़्यादा मात्रा में होती है। इन तीनों विलयनों में वायु में गैस एक अधिक होगी और एक कम होगी। जैसे यहाँ पर मान लें नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन विलायक है तो ऑक्सीजन विलेय थी। तो गैस में गैस का मिश्रण वायु और बना विलयन। द्रव में गैस का विलयन बना वायु में नमी, यानी वायु में नमी होगी तो जल कम मात्रा में होगा, विलयन बन जाएगा। ठोस गैस में विलयन बना रहा है तो ठोस कम होगा, क्योंकि विलेय है। तो धुआं और धूल तो आपने देखा होगा, उसमें गैस की मात्रा अधिक होती है और धूल की कम होती है। अब 3 बार आप लिखिए ठोस। 3 बार ठोस लेना है, ठोस। ये कितने हो गए? 3। तो ठोस में गैस मिलानी है, गैस। तो हम आपको बता दें कि गैस किसी ठोस में हो तो पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस हमेशा उपस्थित होती है, जो एक विलयन बनाती है, जिसमें गैस की मात्रा ठोस में कम होती है। और फिर उसके बाद में आ जाता है ठोस में ठोस। आप जानते हैं ठोस में ठोस हम आपको बता चुके हैं। ठोस में ठोस का मिश्रण बनाएंगे तो बनेगी मिश्र धातु पीतल। क्या बनेगी? पीतल, जिसमें होता है कॉपर 80% और जिंक कॉपर 90% लगभग, अच्छी बनाई है पीतल, प्लस जिंक होती है 10%। तो ये भी एक विलयन है ठोस में ठोस का विलयन का नाम है वो भी पीतल, जहाँ पर जिंक कम मात्रा में और कॉपर अधिक मात्रा में। याद रखिए विलायक वाला जो होगा वो अधिक मात्रा में होगा, कॉपर ज़्यादा है तो वो विलायक के स्थान पर और जिंक कम है तो वो विलेय के स्थान पर। अब द्रव आ जाएगा।
अब ठोस में द्रव मिलाना है। ठोस में क्या मिलाना है? द्रव। कुछ आप ऐसा जानिए, कोई एक ठोस होगा, उसमें द्रव आप मिलाइए तो एक ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें द्रव की मात्रा कम होगी। तो आप यहाँ पर ले सकते हैं फिटकरी भी और नमक भी। नमक में जल की मात्रा पाई जाती है और उस समय जो पदार्थ होता है जैसे पोटेशियम, वो ठोस होता है, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। अगर हम यहाँ पर फिटकरी लिख दें, फिटकरी में क्या होगा? द्रव, यानी जल के जो अणु होंगे वो कम होंगे, बाकी पोटेशियम और एल्युमिनियम सल्फेट के जो ठोस होंगे वो अधिक मात्रा में होंगे। तो एक फिटकरी भी है, ठोस में द्रव का मिश्रण, और एक विलयन बनाती है समांगी मिश्रण। अब उसके बाद में आ जाता है द्रव और द्रव। 3 बार द्रव लिखना है। अब हमें द्रव में सबसे पहले मिलानी है गैस। अब ये बात तो आप जानते हैं, द्रव में गैस मिलानी है, फिर ठोस मिलाना है, फिर हमें द्रव मिलाना है, और ये सभी बातें आप जानते हैं। जब द्रव में गैस मिली होगी तो आपने जो कोल्ड ड्रिंक पी है, जो कोल्ड ड्रिंक है जैसे पेप्सी है, थम्स अप है, या कोई भी है, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक होनी चाहिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्रव में घुली होती है, CO2 गैस। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही प्रेशर से उस ड्रिंक में घोली जाती है। तो यहाँ पर लिख दो कोल्ड ड्रिंक। ये कोल्ड ड्रिंक हो गए हैं। तो कोल्ड ड्रिंक एक क्या है? गैस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और उसके वाटर में घोली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रेशर से उसमें मूव करती है। ठोस द्रव में घोला जाए, ये तो आपको हम जाने कब से बता रहे। चीनी बा जल का घोल, चीनी बा जल का घोल आप जान चुके हैं। शरबत, यानी ठोस चीनी होगी और द्रव होगा अधिक मात्रा में, तो चीनी और द्रव का घोल होगा, चीनी और जल का घोल ही शरबत होगा। और द्रव में द्रव का मिश्रण, तो मोस्टली लोग जानते हैं द्रव में द्रव का मिश्रण। जल में अल्कोहल, यानी जल में शराब का मिश्रण। जल भी द्रव अवस्था में होता है और जल द्रव अवस्था में होता है, और शराब भी द्रव अवस्था में होती है, अल्कोहल द्रव अवस्था में होता है। तो यहाँ लिख देंगे अल्कोहल बा जल का विलयन। ये 9 प्रकार के विलयन आपके बनकर तैयार हो गए। देखिए 3 बार हमने विलायक के रूप में लिया गैस, जिसमें 3 चीज़ें ऐड कर दी थी। पहले हमने गैस को गैस में ऐड किया तो वायु मिश्रण प्राप्त हुआ। जो हम सांस लेते हैं इस समय, जो दिन भर सांस लेते हैं, उसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन होती, तो ये विलयन बन गया। द्रव घोला तो वायु में नमी, जो ओस पड़ती है उसमें उस समय वायु में नमी होती है, वायु की मात्रा ज़्यादा होती है और नमी की मात्रा कम होती है, तो ये एक विलयन बन जाता है। ठोस का गैस में, आपने धुआं धूल धक्कड़ में जो आंधी तूफान वगैरह आते हैं तो उसमें वायु की मात्रा अधिक होती है, यानी गैस ज़्यादा होती है, वायु गैस का मिश्रण होता है। एक बात को आप जानिए, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। ठोस में गैस मिलाए तो धुआं धूल बन गया। उसके बाद में आ जाता है गैस। फिर गैस को, ये 3 बार हमने ठोस अवस्था ले ली, 3 बार और 3 चीज़ें मिलानी है। पहले हमने गैस को ठोस में मिलाया तो हमने बताया पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस विलय के रूप में बनी रहती है। यही 2 एक आध आपको परेशानी में डालेंगे। उसके बाद गैस ठोस को ठोस में मिलाया तो ये आसान है, पीतल धातु। विभिन्न मिश्र धातुएं बनती हैं, लेकिन पीतल आपको याद करा दी है। फिर उसके बाद में द्रव को हमने ठोस में मिलाया तो फिटकरी बन गई, उसमें द्रव जल होता है कम मात्रा में। उसके बाद में हमने 3 बार द्रव लिया
और 3 भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं के विलेय पदार्थ डाले। पहला विलेय डाला हमने गैस द्रव में तो कोल्ड ड्रिंक, ठोस में द्रव डाला तो चीनी का मिश्रण यानी शरबत, द्रव में द्रव डाला तो ये नॉर्मल बात है, सभी जानते हैं कि शराब में जल मिलाकर पिया जाता है। अब ये आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन समाप्त हो गए। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों रिश्तेदारों में चैनल को सब्सक्राइब कराइए और ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।